नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में सरकार ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से छठे दौर की वार्ता की, जिस पर सरकार ने उन्हें योग्य निर्णय लेने का आश्वासन दिया। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रियान्वयन। अब जल्द ही 4 राज्यों में कोविड टीकाकरण का ड्राई रन होगा शुरू। कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कानून। आइए देखते हैं अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से छठे दौर की वार्ता की। क्या रहा खास इस बैठक में, आइए देखते हैं। माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री श्री सोम प्रकाश जी ने दिनांक 30 दिसंबर 2020 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से छठे दौर की वार्ता की। माननीय कृषि मंत्री ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में किए गए सरकार के प्रयासों से पुनः अवगत कराया। कृषि मंत्री ने किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को आंदोलन शांतिपूर्ण एवं अनुशासनात्मक तरीके से किए जाने पर धन्यवाद दिया। किसान प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि उनकी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों के मुद्दे पर समाधान करने हेतु हर संभव प्रयास करने के लिए तत्पर है। आज की बैठक पूर्व की तरह बहुत अच्छे वातावरण में सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और आज की बैठक में किसान यूनियन के नेताओं ने जो 4 विषय चर्चा के लिए रखे थे, उनमें 2 विषयों पर आपसी रजामंदी सरकार और यूनियन के बीच में हो गई है। पहला जो एनवायरनमेंट से संबंधित ऑर्डिनेंस है, उसमें फराली और किसान सम्मिलित हैं। उनकी शंका थी कि किसान को इसमें नहीं होना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम आपकी चिंता से वाकिफ़ हैं और इस मामले में दोनों पक्षों में रजामंदी हो गई है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट जो अभी आया नहीं है, लेकिन उन सबको लगता है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में ये रिफॉर्म आएगा तो इससे किसानों को नुकसान होगा। किसानों की सिंचाई के लिए जो विद्युत की सब्सिडी दी जाती है, वो राज्य जिस प्रकार से पहले से देते रहे हैं वैसी ही चलनी चाहिए, ऐसी यूनियंस की मांग थी। उस मांग पर भी यूनियन और सरकार के बीच में रजामंदी हो गई है। एजेंडे में 4 पॉइंट थे, 4 में से 2 यानी 50% रजामंदी आज की बैठक में हो गई है और ये बहुत ही सुखद वातावरण में संपन्न हुई और इससे दोनों पक्ष में एक अच्छे प्रकार के माहौल का निर्माण हुआ। किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी कृषि सुधार कानूनों से संबंधित मुद्दों पर सरकार के समक्ष अपने विचार रखे, जिस पर सरकार ने उन्हें योग्य निर्णय लेने का आश्वासन दिया। 3 कानून, जिनमें 2 नए कानून हैं, 1 संशोधन है, इनको रिपील करने की बात यूनियंस करती रही हैं और हम लोगों ने अपने तर्कों से उनको यह बताने की कोशिश की कि किसान की कठिनाई कहाँ है और जहाँ कठिनाई है वहाँ खुले मन से सरकार विचार करने को तैयार है। इसी प्रकार से एमएसपी का विषय
एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही ये कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। तो कानून के विषय में और एमएसपी के विषय में चर्चा अभी पूर्ण नहीं हुई है, चर्चा जारी है और हम लोग 4 तारीख को 2 बजे फिर से इकट्ठा होंगे और इन विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वर्तमान खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के दौरान सरकार ने अपनी मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं के अनुसार किसानों से एमएसपी पर खरीफ 2020-21 फसलों की खरीद जारी रखी है। धान की खरीद में पिछले वर्ष की तुलना में 24.91% की वृद्धि दर्ज की गई और 84,928 करोड़ के एमएसपी मूल्य के साथ केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 55 लाख धान के किसान लाभान्वित हुए हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट। खरीफ 2020 और 21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 360.09 लाख मैट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 449.83 लाख मैट्रिक टन से अधिक की धान की खरीद की जा चुकी है। कुल 84,928.10 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य के साथ वर्तमान में जारी केएमएस खरीद प्रक्रिया से लगभग 55 लाख किसान अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,214.09 करोड़ रुपए की एमएसपी मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 2,26,758 मैट्रिक टन की खरीद की है। 52.40 करोड़ रुपए के एमएसपी मूल्य पर 5,089 मैट्रिक टन कोपरा की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से अधिक हैं। संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें खरीफ की फसल, दलहन और तिलहन के संबंध में आवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय की गई तारीख से खरीद शुरू करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रही हैं। 67,30,298 कपास की गांठें खरीदी गयीं, जिनका मूल्य 19,697.98 करोड़ रुपए है, जिससे 13,10,539 किसान लाभान्वित हुए हैं। देशवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब जल्द ही देश के 4 राज्यों में कोविड वैक्सीन यानी कि कोविड के टीके का ड्राई रन शुरू कर दिया जाएगा। आइए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए दिखा देते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम को शुरू करने तथा खसरा, रुबेला और वयस्क जापानी एन्सेफेलाइटिस जैसी राष्ट्रव्यापी मल्टीपल वाइड रेंज इंजेक्टेबल टीकाकरण अभियान को आयोजित करने के अनुभव के साथ कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं, फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और 50 वर्ष से ऊपर के लोगों जैसे टीकाकरण प्राथमिकता वाले जनसंख्या समूहों को टीका लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस ड्राई रन क्रिया का उद्देश्य एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोविड-19 टीकाकरण प्रक्रिया का परीक्षण करना है। परिचालन दिशा निर्देशों के अनुसार योजना बनाना और तैयारियां करना, कोविन एप्लीकेशन पर सुविधाओं और उपयोगकर्ताओं का सृजन, स्तर स्थल का निर्माण और स्थलों की मैपिंग, स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं का डेटा अपलोड करना, टीकाकरण टीम की तैनाती, स्तर स्थल पर लॉजिस्टिक प्रबंध और ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर टीकाकरण आयोजित करने के लिए मॉक ड्रिल और समीक्षा बैठकों का आयोजन करना शामिल है। 2 दिवसीय ड्राई रन आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में, गुजरात के राजकोट और गांधीनगर में, पंजाब में लुधियाना और शहीद भगत सिंह नगर में तथा असम के सुनीतापुर, नलबाड़ी जिलों में आयोजित किया गया था।
संयुक्त सचिव ने पूर्वाभ्यास के पहले दिन 29 दिसंबर 2020 को राज्य और जिला कार्यक्रम अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्षेत्र से प्राप्त फीडबैक की समीक्षा की। सभी राज्यों ने देश भर में बड़ी संख्या में लोगों का टीकाकरण करने के लिए आवश्यक टीकाकरण प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए परिचालन पहुंचा और आईटी प्लेटफॉर्म के उपयोग के बारे में संतोष व्यक्त किया। आईटी प्लेटफॉर्म के बारे में प्राप्त अतिरिक्त सुझावों को कोविन प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए नोट किया गया। प्राप्त हुई व्यापक जानकारी और प्रतिक्रिया से परिचालन दिशा निर्देशों और आईटी प्लेटफॉर्म को स्मृत बनाने में मदद मिलेगी तथा कोविड-19 टीकाकरण शुरू करने की योजना को मजबूती भी मिलेगी। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बता दें आपको कि कृषि सुधार समग्र विकास का आधार बनेंगे 3 नए कानून। क्या है इन 3 नए कानूनों में, जानकारी के लिए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। सर, जिस तरह से आप बताएं कि किसान को फ्रीडम होगा, एक राज्य के अपने किसान है, अपने राज्य में कहीं पर भी बेच सकता है, दूसरे राज्यों में भी बेच सकता है, यह उसकी फ्रीडम है। लेकिन सर, सवाल यहाँ पर यह है कि जो मंडी है APMC एक्ट कानून के तहत है, उस मंडी को क्या होगा। और दूसरा, जो स्वतंत्रता की बात है सर, तो MSP पर खरीदे। अक्सर देखा जाता है कि जब फसल तैयार होता है तो कुछ सप्ताह या कुछ दिन के लिए FCI खरीदती है, तो क्या सर इसको ड्यूरेशन भी बढ़ाया जा सकता है? देखिए, जो मंडी की व्यवस्था है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मंडी प्रांगण यथावत रहेंगे, मंडी प्रांगणों में खरीदी की व्यवस्था यथावत रहेगी। राज्य सरकारें मंडी प्रांगणों में अपने रेगुलेशंस को लगा सकती हैं, मंडी फीस लगा सकती हैं। जो बोली की व्यवस्था है मंडियों में वो यथावत रहेगी। तो मंडी का विकल्प किसान के लिए उपलब्ध है। उसी तरह जो हमारी व्यवस्था खरीदी की है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार घोषित करती है और उस पर खरीदी की व्यवस्था करती है, खरीदी की व्यवस्था यथावत चालू रहेगी। किसान को विकल्प ये भी उपलब्ध रहेगा कि अगर बाज़ार के भाव नीचे होते हैं तो MSP पे वो अपनी फसल को जैसे अभी बेचता है वैसे बेच सकता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर जो MSP की व्यवस्था करती हैं वो एज इट इज़ आगे भी व्यवस्था रहेगी। जहाँ तक MSP के ऊपर ड्यूरेशन बढ़ाने का सवाल है, MSP का जो ऑपरेशन है वो निश्चित अवधि के लिए होता है। जैसे दाल, दलहन, तिलहन के लिए 90 दिन की खरीदी की व्यवस्था होती है, उसी तरह FCI भी फूड मिनिस्ट्री के माध्यम से अपने दिन डिक्लेयर करता है। 45 दिन, 30 दिन, 60 दिन जब MSP की खरीदी के दिन होते हैं, तो उस व्यवस्था चूँकि पूर्व से चली आ रही है और उसी व्यवस्था में आगे भी विकल्प किसान को उपलब्ध है, तो उस व्यवस्था में परिवर्तन का भी कोई किसी प्रकार का कारण नहीं है, तो वो व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित जो कानून है उसमें सर बड़े किसानों को तो लाभ हो सकता है, क्योंकि जो सर व्यापारी है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लैंड है एक्वायर कर करके और वो सोचेगा कि एक बड़े किसान है उससे हम करार करें। लेकिन जो सर छोटे जो 2 हेक्टेयर से कम वाले किसान हैं उनका क्या हो सकता है इसमें? देखिए, जो छोटे किसान है उसी को ज़्यादा लाभ है। जो बड़ा किसान था उसके पास तो अभी भी बहुत विकल्प थे और उसके पास साधन भी थे, तो वो नए बाज़ार में जाके अपना
उपज को बेच सकता था और उसकी बार्गेनिंग पावर भी थी। पर जो छोटा किसान था उसके लिए मुश्किल था कि वो ऐसे बाज़ार उसको उपलब्ध हों जहाँ पे उसकी फसल को अच्छी कीमत मिले, या उसको ऐसी तकनीक उपलब्ध हो या ऐसा बीज उपलब्ध हो जिससे उसकी आमदनी बढ़े, उसकी प्रोडक्शन बढ़े। अब जब ये फार्मिंग एग्रीमेंट्स का एक्ट आया है, इस एक्ट के आने से जो छोटे किसान हैं उनको सीधा लाभ होगा। छोटे किसान संगठित होकर एफपीओ के माध्यम से या सीधे भी अगर वो ख़रीदार के साथ अनुबंध करेंगे तो उन अनुबंधों के माध्यम से उनको नई तकनीक भी मिलेगी, उनको नए तरह के बीज और नई तरह का जो कृषि ज्ञान है वो मिलेगा, और उसके माध्यम से वो ख़रीदार को अपनी उपज को पहले से बेच पाएंगे। उनके पास ऐसी उपज वो उगा पाएंगे जिसमें उनको सरप्लस हो और जिनकी वैल्यू ऐसी हो जिसमें बहुत अधिक मूल्य उनको मिले। जैसे बहुत ऐसे प्रोड्यूस हैं जो अगर वो किसान को ज्ञान नहीं हो, एवोकाडो है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई प्रोड्यूस है, या अच्छी किस्म का केला है, या अच्छी किस्म का आम है, या अच्छी किस्म की सब्जियां हैं, या अच्छे किस्म का अनाज है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी बाज़ार में प्रीमियम वैल्यू है, जैसे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है। तो छोटे किसान को तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि ख़रीदार उसको तकनीक देगा, उसको नई तरह का ज्ञान देगा, और उस ज्ञान का लाभ लेके ये किसान ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी थोड़ी ज़मीन पे भी कर सकेंगे। सर, एपीएमसी एक्ट के माध्यम से जैसे कहा जा रहा है कि मंडी कानून में सुधार से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन सर कहीं किसी स्टेट में ऐसा भी देखा जाता है कि एपीएमसी एक्ट के माध्यम से मंडियां नहीं है, रेगुलेट नहीं हो रही है, तो वहाँ के किसान कैसे सर लाभान्वित हो सकता है? देखिए, बिहार और केरला ऐसे राज्य हैं जिनमें पूर्व से ही एपीएमसी नहीं है। उन्होंने वहाँ पे, केरला में कभी भी एपीएमसी की व्यवस्था नहीं थी और बिहार ने एपीएमसी की व्यवस्था समाप्त की थी। इन राज्यों में भी इसका लाभ इसलिए होगा कि अभी जो व्यवस्थाएं हैं उसमें संगठित व्यवस्थाएं कम हैं। जैसे ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अभी उपलब्ध नहीं है जितनी अच्छी व्यवस्था ई ट्रेडिंग की होनी चाहिए। वेयर हाउस पे, साइलो पे खरीदारी के लिए प्रॉपर कानून नहीं है। जो किसान वेयर हाउसिंग रिसीट के माध्यम से अपना स्टोर्ड प्रोड्यूस को बेच सकता है, वो नए कानून के अंतर्गत है जो पहले उसकी व्यवस्था नहीं थी। फिर जो इंटरस्टेट ट्रेड है, अगर बिहार का किसान महाराष्ट्र में जाके अपनी फसल बेचता है, महाराष्ट्र का व्यापारी बिहार से ख़रीदना चाहता है, पहले उस पर रिस्ट्रिक्शन थी क्योंकि महाराष्ट्र के एक्ट में उसके ऊपर दोबारा से टैक्स लग जाता था। तो उसके ऊपर जो महाराष्ट्र का किसान है उसको जाके बिहार में ख़रीदने में ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। अब अगर वो ख़रीदेगा और इस कानून के माध्यम से उसको सीधा ख़रीदारी का लाभ मिलेगा तो किसान सीधा अपनी उपज कहीं भी अपने देश भर में बेच पाएगा, जो पहले सिर्फ नज़दीक के व्यापारी को या नज़दीक के बाज़ार में बेच पाता था। तो उसका लाभ भी ऐसे राज्यों में होगा जहाँ पे एपीएमसी की व्यवस्था नहीं थी। तो ये दोनों ही तरह के राज्यों में लाभ होगा। जहाँ पे मंडी की व्यवस्था है, एपीएमसी की व्यवस्था है, वहाँ पे नए विकल्प मिल जाएंगे, एपीएमसी की व्यवस्था भी यथावत रहेगी। और जहाँ पे एपीएमसी की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे चूँकि नए विकल्प संगठित तौर पे मिलेंगे तो उससे भी किसान को बड़ा लाभ होगा, और ख़ासकर जो इंटरस्टेट ट्रेड के बैरियर्स हटे हैं उसका लाभ किसान को होगा। अगर बिहार की, जैसे आपने सर बताया, केरला की बात किया, तो सर वहाँ पर एपीएमसी एक्ट के माध्यम से मंडियाँ नहीं हैं और ई ट्रेडिंग के माध्यम से भी ई नैम है, उसके माध्यम से भी लोगों के अवेयरनेस नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, और इस तरह से अगर हम फ्री कर देते हैं तो फिर किस तरह से उनको फ़ायदा होगा? नहीं, ई नैम की व्यवस्था भी सिर्फ मंडियों में थी, तो इन राज्यों में ई नैम की व्यवस्था पहले नहीं थी। और ई नैम अकेला ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म तो प्राइवेट भी आएंगे, ई नैम तो सरकारी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था। तो क्या होगा कि नए एक्ट के आने से नई संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जो मार्केटिंग की संभावनाएं हैं। तो उन राज्यों में जहाँ पे मंडियाँ नहीं हैं उनमें भी नए विकल्प किसानों को मिलेंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो उनको भी लाभ होगा। और जहाँ पे मंडियाँ हैं वहाँ पे तो लाभ होगा ही, क्योंकि मंडियों की व्यवस्था को छेड़ा नहीं गया है, मंडियों में भी वो बेच सकता है, और मंडी के बाहर की व्यवस्था अब सुदृढ़ हो जाएगी, विकल्प मिल जाएंगे। तो दोनों तरह के राज्यों में इसका लाभ होगा। सर, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के माध्यम से जिस तरह से अमेंडमेंट उसमें किया गया है कि अब जो स्टॉक लिमिट्स है उसको हटा दिया जाएगा, तो सर क्या उसको कालाबाजारी बढ़ने की संभावना है या किसानों की इससे फ़ायदा हो सकता है? देखिए, इसका किसानों को ही सीधा फ़ायदा होगा। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जिस समय रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उस समय भारत में जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी उसकी शॉर्टेज थी, तो वो जो परिपेक्ष था वो अलग था।
अब जो है हम सरप्लस इकॉनमी में हैं, हमारे पास हर चीज़ की अधिक मात्रा है, जितनी हमारी कंजम्पशन है उससे ज़्यादा हमारे पास प्रोड्यूस है। तो ब्लैक मार्केटिंग तो उस प्रोड्यूस की होती है जिसकी शॉर्टेज हो। तो इस तरह की जो अवधारणा है वो ख़त्म हो चुकी है भारत के बाज़ार में। अब तो हमें नए मार्केटिंग एवेन्यूज़ और अपने सरप्लसेस को कैसे हमें मैनेज करना है और कैसे उनको बाज़ार उपलब्ध कराना है, उस पर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। तो ये होर्डिंग वाला जो मसला है वो बहुत हद तक समाप्त हो गया। पर फिर भी अगर कोई एमरजेंसी सिचुएशन आती है, कोई ऐसी बात होती है कि बहुत अधिक कीमतें बढ़ गई, तो वो विकल्प अभी भी सरकार के पास खुला हुआ है कि अगर बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ती हैं या होर्डिंग की ऐसी इमरजेंसी की शिकायत आती है तो केंद्र सरकार अभी भी उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, पर सामान्यतः रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। और जो किसान को लाभ होना है, जैसे मैंने पहले बताया कि एक व्यापारी है, उसको मालूम है कि वो 100 क्विंटल से ज़्यादा नहीं खरीद सकता अगर ऐसा कानून में प्रावधान है। अब उसके पास साधन है, वो ज़्यादा खरीदना चाहता है, बाज़ार में आना चाहता है, पर चूंकि स्टॉक की रिस्ट्रिक्शन है वो बाज़ार में नहीं आ पाता। तो उतना व्यापारी बाज़ार से कम हो गया तो उतनी प्रतिस्पर्धा कम हो गई। जब प्रतिस्पर्धा कम हुई तो किसान के जो ग्राहक हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो कम हुए तो उसकी जो बोली लगी या उसको खरीदने वाले जब खरीदने के लिए आए तो मांग कम होने से भाव कम हो जाते हैं। पर आज की तारीख में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और सभी तरह के व्यापारी खरीदारी में हैं, उनको ये डर नहीं है कि इसके बाद मैं नहीं खरीद सकता, तो खरीदार बढ़ेंगे। और अगर खरीदार बढ़ेंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो किसान की उपज की कीमत बढ़ेगी, और किसान की उपज की कीमत बढ़ेगी तो किसान को उसका लाभ होगा। तो हर तरह से किसान को कंपटीशन से लाभ होता है। तो जितनी रिस्ट्रिक्शंस हटती हैं, जितना रेगुलेशन कम होगा, उतना ही लाभ सीधा किसान को मिलेगा। और इसी के साथ आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।